अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में पहले दिन 100 उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे नामजदगियां। ज्यादातर आज़ाद और छोटी पार्टियों के थे उम्मीदवार। कांग्रेस के 8 और बीजेपी के 7 उम्मीदवारों ने भी दाखिल किया पर्चा नामजदगी। बीआरएस सदर केसीआर ने कोनाईपल्ली मंदिर में की खुसूसी पूजा के दौरान केसीआर ने अपने पर्चे नामजदगी पर किए दस्तखत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली उम्मीदवार माजिद हुसैन के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। अहमदनगर डिवीजन और दीगर मकामात पर पैदल दौरा करते हुए अवाम से की मुलाकात। हल्के चंद्रांगुट्टा से मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी की उप्पुगुड़ा डिवीजन में इंतखाबी मुहिम। अवाम ने किया वालेहाना इस्तकबाल। पतंग के निशान को वोट देकर मजलिस को मजीद मजबूत करने अकबरुद्दीन ओवैसी की अवाम से दरखास्त। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने किया बीआरएस की तायीद का ऐलान। वजीर केटीआर से मुलाकात और तयख्खुनात के बाद लिया गया फैसला। और अब खबरों की तफसील। 30 नवंबर को तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कल जुमा 3 नवंबर को नॉमिनेशन फाइल करने का पहला दिन था और पहले ही दिन 100 उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। पर्चे नामजदगी दाखिल करने वालों में ज़्यादातर आज़ाद और छोटी पार्टियों के उम्मीदवार थे। पर्चा भरने वाले उम्मीदवारों में कांग्रेस के 8 और बीजेपी के 7 उम्मीदवार भी शामिल थे। इलेक्शन के लिए गजट नोटिफिकेशन कल जुमे को ही जारी कर दिया गया था। इसके साथ ही 119 सीटों वाली असेंबली के लिए 30 नवंबर को होने वाले इलेक्शन के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल भी शुरू हो गया। नॉमिनेशन सभी वर्किंग डेज में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान किए जाएंगे। बता दें कि पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है। 13 नवंबर को पर्चों की जांच की जाएगी, जबकि नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। तेलंगाना के वज़ीर आला व बीआरएस पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज कोनाईपल्ली में वाक़ श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा करते हुए खुसूसी पूजा की। इस मौके पर सीएम केसीआर और वज़ीर हरीश राव ने पर्चा नामजदगी स्वामी वेंकटेश्वरा के कदमों के सामने रख कर पूजा करते हुए आशीर्वाद लिया। वाज़ेह हो कि केसीआर ने 1985 में जब पहली बार एमएलए के तौर पर इलेक्शन लड़ा था, तब से हर बार इसी मंदिर में नामजदगी से पहले पूजा करते आ रहे हैं। 2001 में टीडीपी से इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने यहां पूजा करने के बाद ही तेलंगाना राष्ट्र समिति की तश्कील का ऐलान किया था। आज इस मौके पर केसीआर ने अपने पर्चे नामजदगी पर उस वक्त दस्तखत किए जब खुसूसी पूजा के दौरान पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे। गौरतलब है कि बीआरएस सदर केसीआर इस माह की 9 तारीख को गजवेल और कामारेड्डी हलकों के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। अपनी पार्टी के 6 उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद दूसरे ही दिन सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हफ्ते को नामपल्ली हल्के से मजलिस के उम्मीदवार माजिद हुसैन के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने उम्मीदवार माजिद हुसैन के हमरा अहमदनगर डिवीज़न और दीगर मकामात पर पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और इस बार इंतखाबात में नामपल्ली हल्के से मजलिस के उम्मीदवार माजिद हुसैन को कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरान अवाम ने जगह जगह सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और नामपल्ली उम्मीदवार माजिद हुसैन की गुलपोशी करते हुए दुआओं से नवाजा। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर, सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। हल्के चंद्रायनगुट्टा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज उप्पुगुड़ा डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम के तहत पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की।
मसाइल की समाअत की और मसाइल के हल के लिए तयख़ुन दिया। उन्होंने 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में पतंग के निशान को दबाकर मजलिस को मज़ीद मजबूत करने की दरख्वास्त की। इस पैदल दौरे का आगाज़ यूसुफ कॉलोनी मेरिडियन होटल से हुआ। इस दौरान अवाम ने बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत अपने हर दिल अजीज़ लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जगह जगह गुलपोशी करते हुए इंतखाबात में कामयाबी के लिए दुआओं से नवाजा। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी के फर्जंद सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी व सेक्रेटरी डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर, सीनियर कायदीन व सरगर्म कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आपका ताउन हमारे साथ रहेगा। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए हमने सबका काम किया है, आगे भी हम काम करेंगे। आप और हम मिलकर काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। तो मैं आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तमाम MIM पार्टी के साथ रहिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है कभी भी रहो आप हमसे बोल सकते हैं, हम आएंगे, प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे में वो मासूम नौनिहाल जो इल्म की रोशनी से दूर अंधेरों में थे, हमने इल्म की रोशनी के जरिए उनके जिंदगियों में एक नए उजालों को लाने की कोशिश की और आज 15,000 से जायद बच्चे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ज़ैर तालीम हैं। जमाल कॉलोनी यहाँ से 10 मिनट की पैदल की दूरी पर स्कूल है, तो फिर अगर हम ऐसे ही सीधे चले जाते हैं तो नरसी फूलबाग में भी हमारा स्कूल है। तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि हमारी कोशिश यही रही कि सिर्फ जज्बाती तकारीर या जज्बाती नारों के जरिए अवाम के वोट को हासिल न करें, बल्कि हमारी कोशिश यही रही कि अमली मैदान में भी हम काम करें, क्योंकि कौमों की तामीर जज्बाती तकारीर या नारों से नहीं होती, बल्कि कौमों की तामीर इल्म के जरिए होती है, जहालत के खात्मे के जरिए होती है, रोजगार के मौके फराहम करने से होती है। तो हमने इन सारे शोबों में काम किया है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हमारा काम जारी रहेगा। बस यही कहूँगा कि हर कोई जबान से अल्फाज को अदा करता है कि मैंने पसीने से सेंचा है या पसीना टपकाया है, मेहनत की है, लेकिन मैं यहाँ खड़े होकर कह सकता हूँ कि चंद्रायन गुट्टे की सरजमीन को अकबरुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ अपने पसीने से नहीं बल्कि अपने खून से भी मुस्तक़बिल के लिए हमने काम किया। सिर्फ हल्के में बुनियादी सहूलतें मुहैया कराने का हमने काम नहीं किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से याकूतपुरा हल्के के उम्मीदवार जाफर हुसैन महराज ने आज याकूतपुरा हल्के के जवाहरपुरा वहीद कॉलोनी अल जाबरी कॉलोनी में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और पतंग के निशान को वोट देकर मजलिस के हाथ मज़ीद मजबूत करने की दरख्वास्त की। इस दौरे में मजलिस पार्टी यूथ आइकॉन व याकूतपुरा इंचार्ज यासर अराफात, मजलिसी कॉरपोरेटर, सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। BRS पार्टी के कारगुजार सदर व वज़ीर IT KT रामा राव ने हैदराबाद के जला विहार में मुनक़्क़दा तेलंगाना लॉयर्स एसोसिएशन की तक़रीब में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि KCR हुकूमत ने नाफिजुल अमल तेलंगाना मॉडल की मुल्क में कहीं नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने रंगारेड्डी ज़िले में क़ायम होने वाली फॉक्सकॉन कंपनी को बेंगलुरु मुंतकिल करने की कांग्रेस पार्टी की साजिश पर सख्त तनकीद की। आनाडु फॉक्सकॉन चेयरमैन गाరు వచ్చి మన ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి ఇక్కడ మేము పెద్ద ఫ్యాక్టరీ పెడతాము, 1 లక్ష మందికి ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామని చెప్పి మనతోని మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కుదిరించుకొని 200 ఎకరాల స్థలం
మన రంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ ఎదురుగా కొంగర్ కలాన్లో వారు తీసుకొని అక్కడ నిర్మాణం కూడా ప్రారంభించినారు. దాదాపుగా ఇప్పుడు 2 అంతస్తులు కూడా పూర్తయింది. వచ్చే ఏప్రిల్ మేలో ఇనాగరేషన్కే ఆ ప్లాంట్ రెడీగా ఉంది. ఇది ఫాక్స్కాన్ యొక్క నేపథ్యం. ఆ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు నేను చదవబోయేది మీరు వినండి దయచేసి. ఈయన ఏం చేసిందంటే డీకే శివకుమార్ గారు అక్టోబర్ 25 నాడు ఫాక్స్కాన్ చైర్మన్ గారికి ఉత్తరం రాసి అందులో మొదలిగా ఉపోద్ఘాతం అంతా ఏంటంటే మీరు మంచిగా ఉన్నారు, నేను మంచివాడిని, నువ్వు మంచివాడిని అంతా చెప్పి తర్వాత ఏం రాస్తాడంటే ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరంగా అనిపించింది, నాకు చూస్తే కూడా చాలా విడ్డూరంగా అనిపించింది కాబట్టి నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఆయన ఏమంటాడంటే ఇది నేను మీ అందరికి కూడా సర్క్యులేట్ చేస్తాను, సోషల్ మీడియాలో కూడా పెడతాను, పత్రికలు కూడా విడుదల చేస్తాను, ఎంత దుర్మార్గులు ఈ కాంగ్రెస్ నాయకులు అని చెప్పడానికే నేను ఈ లెటర్ మీ ముందు పెడతా ఉన్నా బహిరంగంగా. ఆయన ఏం రాస్తాడంటే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అవర్ గవర్నమెంట్ అంటే కర్ణాటక గవర్నమెంట్ I propose that you consider relocating the Apple AirPods industry which you plan to set up in Hyderabad to Bangalore. This move holds numerous mutual benefits. Not only will it complement Apple phone manufacturing industry, but it will also leverage cities' transportation facilities and available workforce. ఇదొక మాట చెప్పిండు. అంటే హైదరాబాద్లో మీరు తలపెట్టిన ఆ ఫ్యాక్టరీని మా బెంగళూరుకు తరలించండి అంటూ విజ్ఞప్తి. సరే అక్కడి వరకు సరే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అనుకోవచ్చు, తప్పేం లేదనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ రాసింది కీలకం. ఏం రాస్తాడంటే ఫర్దర్మోర్ సెవెరల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ హైదరాబాద్ హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ రీలొకేటింగ్ టు బెంగళూరు. We anticipate forming a friendly government in Telangana soon, assuring that you will encounter no hindrances there. అంటే తొందరలో మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ఏర్పడబోతోంది. మీతో పాటు చాలా పరిశ్రమలను మేము హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకు తీసుకెళ్లే క్రమంలో ఈ తెలంగాణలో ఉండే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీకు సహకరిస్తుంది. కాంగ్రెస్ చేతుల్లోకి రేపు తెలంగాణ పోతే ఏమవుతుంది అంటే ఇగో ఈ ఫాక్స్కాన్ లాంటి పరిశ్రమ 1,00,000 ఉద్యోగాలు మన తెలంగాణ పిల్లలకి ఇచ్చే పరిశ్రమ దాన్ని బంద్ చేసి బెంగళూరుకి ఇక్కడ ఉండే స్థానిక ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ను ఒప్పించి మేము తీసుకొస్తాము అనే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇదేదో నేను మిమ్మల్ని భయపెట్టడానికో ఇంకోదానికో నేను చెప్పడం లేదు. ఇది ఆయన రాసిన ఉత్తరమే, కేవలం నేను బహిరంగంగా మీ ముందు పెడతా ఉన్నా. तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर IT KT रामाराव से यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के एक वफद ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान फोरम के जिम्मेदारान ने मिनिस्टर KTR को मुस्लिम मसाइल की यकसुई के लिए मुतालबात पर मुश्तमिल तफसीलात बताई। KT रामाराव ने बीआरएस पार्टी की जानिब से वफद को यकीन दिलाया कि बीआरएस की नई हुकूमत बनने के बाद इस नुमाइंदगी में पेश करदा मुतालबात पर अमलवारी की जाएगी। इजलास के अख्ताम में मुस्लिम यूनाइटेड फोरम ने मौजूदा इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की तायीद करने का फ़ैसला किया और तमाम अक़लियतों से दरख्वास्त की कि वो बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दें। वाज़ेह हो कि फ़ोरम ने पहले ही कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के तमाम उम्मीदवारों की तायीद का भी ऐलान किया है। जानकर मसरत होगी कि हमारे यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के मीटिंग में मुत्तफ़क़ा तौर पे ये पाया कि KCR और मजलिस और की तायीद में हम अपना फ़ैसला दिए हैं और मेजॉरिटी हमारे स्टेट तेलंगाना की उम्मीद है कि हमारे तय किए हुए फैसले पर इत्तेफाक करेंगे और बड़ी उम्दगी से इलेक्शन में कामयाबी से हम किनार करेंगे। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम जो आम्मतुल मुस्लिमीन को दौरान इलेक्शन रहबरी के मकासद के लिए तय की गई तश्कील दी गई, इसी की तहत हम मौजूदा रियासती हुकूमत के इलेक्शंस के लिए मुतवातिर फ़ोरम का इजलास मुनक़िद कर रहे थे। फिर एक चार्टर तैयार किया गया जो KT रामाराव साहब से मुलाकात करके हम रखे
और उस पर काफ़ी तफसील सैर हासिल गुफ्तगू हुई और उन्होंने हमारे मुतालबात को ना सिर्फ सराहा बल्कि ये कहा कि ये उसमें के काफ़ी नुकात ऐसे हैं जो हमारे भी जहन में नहीं थे और ये तयख़ुन दिया कि इंशाअल्लाह उनकी अगर हुकूमत बन जाती है तो हमारे मुतालबात की एकसुई करेंगे और उस पर अमलावरी करेंगे। इसके बाद फिर हमारा इजलास हुआ। हम ये तवक्को रखे थे कि और भी कोई सियासी जमात हमसे रब्त क़ायम करेगी, मगर कोई रब्त क़ायम नहीं हुआ। लिहाजा फ़ोरम व इत्तेफ़ाक़ आरा ये तय करी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों के साथ साथ BRS के जितने नुमाइंदे हैं आमतुल मुस्लिमीन उनको अपने हक़ राय दही से फ़ायदा पहुँचाए ताकि एक सेक्युलर मुस्तहकम हुकूमत रियासत में तश्कील पाए। शुक्रिया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। हल्के असेंबली खैरताबाद के वेंकटेश्वर कॉलोनी डिवीज़न बूथ लेवल के अहम अहदेदारों के साथ BRS उम्मीदवार दानव नागेंद्र ने आज एक मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर डिवीज़न कॉरपोरेटर माने कविता रेड्डी, सीनियर क़ायद गोवर्धन रेड्डी, खैरताबाद इलेक्शन इंचार्ज दामोदर और डिवीज़न सदर रामुलु नायक के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर दानव नागेंद्र ने BRS की मजबूती के लिए काम करने तमाम पार्टी कैडर को मशवरा दिया और आवाम को KCR हुकूमत की फलाही स्कीमात से वाकिफ करवाते हुए वोट की अपील करने को कहा। हमारा रेवंत रेड्डी है, कांग्रेस का नकाब पहन ले के पिर्राज, और उसको लोग जो है तेलंगाना के अवाम ज़रूर जो है बेनकाब करेगी उसको आने वाले दिनों में। ये जो फ़िरका परस को जो है आज आप लोग कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए, जो पार्टी अपने आप को सेक्युलर बोलती है, एक सेक्युलर जमात है कांग्रेस अगर बोलने वाले हैं, तो आप ऐसे सेक्युलर जमात में ये फ़िरका परस को क्यों आपके पार्टी के अध्यक्ष बनाया? हम पूछना चाहेंगे। अगर इसके पास आपका जवाब है क्या? जवाब है तो दीजिए। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी सेक्युलर जमात है, कोई सेक्युलर और खासकर हिंदू मुस्लिम की जो है जो भाईचारे की है, जो गंगा जमुना की तहजीब है, उसको बरकरार रखने के लिए गुलिस्ता 9 साल से जो है CM KCR साहब जो है जद्दोजहद करते हुए, ऐसा एक भी वाक़या नहीं हुआ आज इतने सालों में, 10 सालों में एक भी जो है फ़िरका परस झगड़ा नहीं हुआ। इसलिए कि आज तेलंगाना के अवाम खुश है KCR से। आज जो है अपने रेवंत रेड्डी जो है एक RSS का एजेंट है, वो जो BL संतोष का एजेंट है, BL संतोष का जो एजेंट है, आज जो है कांग्रेस का नकाब लेके जो है कांग्रेस का वोट मांग रहे। लेकिन लोगों से मैं गुजारिश करना हूँ, जो खासकर जो है पसमानदा और माइनॉरिटियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, गलती से भी आप लोग वोट डालेंगे उसको, तो आने वाले दिनों के अंदर जो है कौम और जो है अपनी मिल्लत अपनी माफ़ नहीं करेगी। वो लोग आएंगे कब, जाएंगे कब? 4% नहीं, CM साहब का इरादा है 12% देने का। इंशाल्लाह जो है ज़रूर CM साहब 12% बनाएंगे और इनको मुँह तोड़ जवाब देंगे। भाइयों को जो है अपने जो जितने भी हमारे पसमानदा है उन सबको जो है एकजुट लाने के लिए उन्होंने जो कोशिश कर रहे हैं, हमारा इंचार्ज हमारे फैसल जाफरी साहब को जो है उनके दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं। हम उम्मीद रखेंगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा काम कर जो BRS पार्टी का झंडा खासकर माइनॉरिटियों में 100% वोटिंग करा के, और जो है माइनॉरिटी पूरे हमारे KCR साहब के साथ है, ऐसा जो है उन्होंने आने वाले इलेक्शन में रिजल्ट बताएंगे, उम्मीद है। पर्चे नामजदगी के दौरान BRS उम्मीदवारों को आवाम से भरपूर हिमायत हासिल हो रही है। तेलंगाना असेंबली स्पीकर व बांसवाड़ा BRS उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा RDO के दफ्तर में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इसके अलावा दीगर पार्टी उम्मीदवारों ने भी अपना पर्चा नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले किया। हमेशा की तरह पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी पुरानी एम्बेसडर कार में यहां पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वाज़ेह हो कि 1994 में जब उन्होंने पहली बार इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया था, तब से
वो इसी एम्बेसडर कार में आकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करते आ रहे हैं। नामजदगी दाखिल करने से कबल बीरकूर मंडल मंदिर में उन्होंने खुसूसी पूजा की। बाद मीडिया से बात करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वो जमहूरी तरीके से आवाम के लिए काम करना चाहते हैं। गौरतलब है कि 1994 से अब तक असेंबली इंतखाबात में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 8 बार मुकाबला किया और 7 बार जीत हासिल की। इस मरतबा भी उन्होंने अवाम को बीआरएस को वोट देने की अपील की। ఎవరి పేర్లు వచ్చినా ఎవరు పోటీ చేసినా ప్రజలకు తెలుసు ఎవరు గెలిపించుకోవాలి. ప్రజలంతా అమాయకులు కాదు. బాన్స్వాడ నియోజకవర్గ ప్రజలు మనిషికి తెలుసు ఏ అభ్యర్థి అయితే మాకు పనిచేస్తాడు, గ్రామాలు డెవలప్ అవుతాయి, మాకు న్యాయం జరుగుతుంది, ఏ పార్టీ అయితే బాగుంటుంది అనేది ప్రజలు బాగా తెలుసు. కాబట్టి అభ్యర్థులు ఎవరైనా బయటికి వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులకైతే అవగాహన ఉండనే ఉండదు. ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ యొక్క అవగాహనే ఉండదు. ఆయన నేర్చుకోవడానికి 10 ఏళ్ళు కావాలి. మళ్ళీ ఏ ఊరికాడ ఏముంది ఎక్కడేముందో తెలుసుకోవడానికి 10 ఏళ్ళు కావాలి. కాబట్టి అలాంటి బయటికి వచ్చేటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైనా సరే నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. భారత కాన్ఫరెన్స్లో మరొకసారి బీఆర్ఎస్ పార్టీ జెండా ఎగరడం ఖాయం. तेलंगाना इंतखाबी मुहिम में हर उम्मीदवार और उनके हामियों के अलग ही अंदाज नज़र आ रहे हैं। घनपुर के एमएलए तातीकोंडा राजैया ने बीआरएस उम्मीदवार कड़ियम श्रीहरि की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में अनोखे अंदाज में हिस्सा लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंतखाबी मुहिम के दौरान राजैया ढोल बजाते और रक्स करते नजर आए। वाज़ेह हो कि घनपुर से राजैया को टिकट नहीं मिलने पर वो मायूस हो गए थे। ताहम कड़ियम श्रीहरि के लिए जज्बे के साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए बीआरएस की कामयाबी के लिए वो पुरअज़्म नजर आए। आदिवासी म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ने 70 साल तक आवाम पर हुकूमत की और आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली सरकार ने कई फलाही स्कीमें मुतारिफ करवाते हुए तेलंगाना की आवाम को मुआशी तौर पर मुस्तहकम किया। रुकन असेंबली जोगू रमना की हिमायत में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने जुमे की शब वार्ड नंबर 35 के सदर अतीकुर रहमान और दीगर कायदीन के हमरा घर घर जाकर बीआरएस हुकूमत की जानिब से नाफिज स्कीमों की वजाहत की और बीआरएस के इंतखाबी मंशूर में शामिल वादों की वजाहत करते हुए आवाम को बीआरएस के हक़ में वोट देने की अपील की। इस मौके पर टाउन सदर ए अजय, कोंडागनी, धम्मापाल, इब्राहिम, मोहम्मद जुबैर, अब्दुल जलील के अलावा दीगर मौजूद थे। शांतिनगर वार्ड नंबर 35 में घर घर को जाकर अपना सरकार केसीआर सर का सरकार डेवलपमेंट के बारे में और वेलफेयर स्कीम बारे में घरों में जाके और वो बातें का बोल रहे हैं। और एक बात है, ये नया मैनिफेस्टो में भी इससे पहले 2014 के पहले 200 का पेंशन था, जीतने के बाद 1000 करता बोला था, 1000 करा, और 2018 में जीतने के बाद 2000 करता बोले थे, वो भी करे थे। अभी 5000 पेंशन देता बोल के मैनिफेस्टो में लगाया। कई को बोल रहा बोले तो केसीआर साहब एक बार बात बोले तो ये सब कर रहे। आज पूरे भारत देश में केसीआर साहब यानी केसीआर साहब हमारे स्टेट तेलंगाना को नंबर 1 रियासत बना के रखे हैं। किसमें? एजुकेशन में आज और डेवलपमेंट्स में और आईआईटी कंपनीज़ में। आज घर घर को केसीआर साहब का कोई ऐसा घर नहीं छूटा जिसमें केसीआर साहब का कोई स्कीम उसमें लागू नहीं होता होगा। आज हर घर में, हम जिस घर में भी गए, आज सुबह से लेके अब शाम तक हो गई, हर घर में कोई ना कोई केसीआर, या तो रैतु बंधु आ रहा बोल रहा, किसी जगह पेंशन आ रहा बोल रहा, किसी जगह और किसी किस्म के यानी शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और किसी किस्म के भी कई स्कीमात जो केसीआर साहब के कारनामे हैं वो हर घर को पहुँचे हैं। डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने जहीराबाद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। साबिक वजीर व जहीराबाद कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने जहीराबाद हल्के के
आरडीओ दफ्तर में अपना पर्चा नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले किया। मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने अपने कॉलेज ऑडिटोरियम मलकपेट में फार्म डी के लिए ग्रेजुएशन डे तकरीब मुनक्किद की। इस तकरीब में आमिर अली खान, एडिटर इन चीफ सियासत रोज़नामा, ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए तलबा को सर्टिफिकेट से नवाजा। इस मौके पर मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी के मैनेजमेंट के जिम्मेदारान, तलबा और दीगर फैकल्टी मौजूद थे। ये कैंडिडेट्स कॉलेज में पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की ज़ेर निगरानी तालीम हासिल करते हैं और ये कोर्स 6 इयर्स प्रोग्राम का है। इनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस उस्मानिया हॉस्पिटल में होती है और नीलोफर हॉस्पिटल में दी जाती है। आज ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जनाब आमिर अली खान साहब, चीफ एडिटर सियासत के मौजूद होने वाले थे, लेकिन कुछ काम की वजह से नहीं आ सके। आज ये प्रोग्राम में डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन अली साहब ऑनररी प्रेसिडेंट है और ऑनररी सेक्रेटरी डॉक्टर शाहीन कौसर मैडम है, ऑनररी ट्रेजरर डॉक्टर नईम खान साहब मौजूद है और प्रिंसिपल डॉक्टर शास्त्री मौजूद है। इस प्रोग्राम में तकरीबन पेरेंट्स सारे बच्चों के आए हैं, वो अपनी खुशी का इजहार किए हैं और ये बच्चे इंशाअल्लाह ताला यहाँ से पढ़ के निकलने के बाद क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए अपना जॉब देखेंगे, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि जो है सो इंडिया से आगे सारे कंट्रीज़ में, फॉरेन, ईस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ में इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी तक के जितने भी बैच निकले हैं ये सारे बच्चे हिंदुस्तान और फॉरेन कंट्रीज़ में अच्छी तरीके से सेटल्ड है। मेस्को का मुकाम हिंदुस्तान के अंदर टॉप 10 कॉलेजेस में माना जाता है, इसलिए कि यहाँ के लैब पूरे हाई टेक और जैसो रिसर्च ओरिएंटेड लैब्स हैं। रियासत कर्नाटक के शहर बीदर में वाक़ गुरु नानक पब्लिक स्कूल में प्रोजेक्ट डे की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रीजनल डिवीज़न मिसेस वनती MM ने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स और नुमाइश बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि ये एक अच्छी अलामत है कि रोबोटिक्स के बारे में बेदारी पैदा हो रही है, बच्चे भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। इस मौके पर हॉर्टिकल्चर कॉलेज के डीन डॉक्टर SV पाटिल ने कहा कि प्रोजेक्ट वर्क बच्चों की सलाहियतों को समझने और कामयाबी के आलात बनाने और उन पर नज़रसानी करने के लिए एक अहम कामयाबी है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में पहले दिन 100 उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे नामजदगियां। ज्यादातर आज़ाद और छोटी पार्टियों के थे उम्मीदवार। कांग्रेस के 8 और बीजेपी के 7 उम्मीदवारों ने भी दाखिल किया पर्चा नामजदगी। बीआरएस सदर केसीआर ने कोनाईपल्ली मंदिर में की खुसूसी पूजा के दौरान केसीआर ने अपने पर्चे नामजदगी पर किए दस्तखत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली उम्मीदवार माजिद हुसैन के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। अहमदनगर डिवीजन और दीगर मकामात पर पैदल दौरा करते हुए अवाम से की मुलाकात। हल्के चंद्रांगुट्टा से मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी की उप्पुगुड़ा डिवीजन में इंतखाबी मुहिम। अवाम ने किया वालेहाना इस्तकबाल। पतंग के निशान को वोट देकर मजलिस को मजीद मजबूत करने अकबरुद्दीन ओवैसी की अवाम से दरखास्त। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने किया बीआरएस की तायीद का ऐलान। वजीर केटीआर से मुलाकात और तयख्खुनात के बाद लिया गया फैसला। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।